हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे। साथ साथ हम सारे कंसेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, CET, RPSC, EO, MO, RS, हाई कोर्ट, LDC, वीडियो, RRB, NTPC, SSC, इन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इस क्लास की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतु तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है उससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, फिर हमको बताने कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका और पेशी ऊतकों के द्वारा किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि तंत्रिका ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संबंध विद्युत आवेग के रूप में करता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला या दूसरा, या पहला और दूसरा दोनों, या दोनों ही नहीं। देखो, दोनों स्टेटमेंट को एक बार देखते फिर से कि जंतु में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका और पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा और पेशी ऊतकों के द्वारा हमारे शरीर की जो गति होती है, नियंत्रण और समन्वय का कार्य, वो इनके द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि तंत्रिका ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संबंध विद्युत आवेश के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। थोड़ी सी बात करते हैं, देखो कि जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका और पेशिका ऊतक द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं में न्यूरॉन का एक संगठित जाल का बना होता है और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग तक समन्वय में विशिष्टीकृत होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंत्रिका तंत्र के संबंध में और रिफ्लेक्स एक्शन जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं सम्मिलित होती है जो हमारे शरीर का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और साथ में प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन किसी उद्दीपन के अगेंस्ट, किसी उद्दीपन के या स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो भी हम एक्समात या सडन जो रिएक्शन करते हैं वो प्रतिक्रिया कहलाती है। तो बात करते, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है। दूसरा है कि प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष है। इनमें से कौन सा सही है, पहला सही है, पहला और तीसरा सही है, या केवल 2 और 3, या केवल 1, 2 और 3। तो देखो स्टेटमेंट की बात करते हैं एक बार फिर से कि पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है। सभी तंत्रिकाएं जो है वो मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में बंडल के रूप में मिलती है। जो हमारे मेरुरज्जु है उस रास्ते में मिलती है। जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी बैकबोन, उसके बीच में जो स्पेस होता है, जो नर्व कोड है, उस नर्व कोड में सारी नर्व्स पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनता है, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रतिवर्ती चाप जो है वो मस्तिष्क में नहीं बल्कि मेरुरज्जु में बनते हैं। हाँ, हालांकि जो उद्दीपन है, जो समयिंग है, वो मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं मेमोरी के लिए, लेकिन इनका जो बनना वो मेरुरज्जु में होता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्षता, ये स्टेटमेंट भी सही है कि न्यूरॉन चाप की बजाय प्रतिवर्ती चाप के द्वारा जो तुरंत रिएक्शन है उसको अधिक एफिशिएंसी के साथ में किया जाता है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। तो स्टेटमेंट ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में। देखो, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप के कारण होती है। और प्रतिवर्ती चाप वह प्रक्रम है जो आगम संकेतों का पता लगाने यानी स्थिति का संवेदन करने और उसके अनुसार निर्गत क्रिया करने यानी पेशियों को गति कराने का कार्य करता है। तो प्रतिवर्ती चाप के अंतर्गत जैसे मान लो कोई हमने गर्म वस्तु को छुआ या पैर के नीचे कांटा आ गया, तो यहाँ से ये कांटा का चुभना ये हमारे लिए स्टिमुलाई हो गया, उद्दीपन हो गया। इसका जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो ये मैसेज को लेके जाएगी मेरुरज्जु में। और मेरुरज्जु से यहाँ से जो मोटर न्यूरॉन है, जो चालक तंत्रिकाएं हैं, वो पेशियों तक मैसेज लेकर आएगी, कमांड लेकर आएगी और पेशियां वहाँ से क्रिया करने लगेगी और वो उस जगह से पैर हट जाएगा।
और अब यहाँ से जो ये हमने एक्स रिएक्शन या एक्शन की, इसका मैसेज जो है मस्तिष्क में भी भेजा जाता है ताकि ये फ्यूचर में इसको मेमोरी के रूप में इसको काम में लिया जा सके। तो ये बिल्कुल सही बात है कि प्रतिवर्ती चाप जो है वो आगम संकेतों का पता लगाने यानी स्थिति का संवेदन करने और उसके अनुसार निर्गत क्रिया करने यानी पेशियों को कराने का कार्य करता है। ये प्रक्रम मस्तिष्क के न्यूरॉन जाल से शीघ्र पूरा हो सकता है। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क में मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक मंडल के रूप में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं, यानी प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में न बन के मेरुरज्जु में बनते हैं। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी भेजी जाती है, तो स्टेटमेंट 1 सही है और 2 गलत है। तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप अपनी शीघ्रता पूर्ण प्रणाली के कारण न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष कार्य प्रणाली, अतः स्टेटमेंट 3 भी सही है। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, फिर ये हमें बताना कौन सा सही है। पहला है कि मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन कौन से सही है? देखो स्टेटमेंट पहला बिल्कुल सही है कि मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बनी होती है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं न्यूरॉन्स, उनसे बनती है और ये सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बनता है और प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात सही है, लेकिन ये चीज़ गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट दूसरा गलत हो गया। केवल पहला यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं। देखो मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बनी होती है जो कि सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट 1 सही है, परंतु 2 गलत है क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है और सेकंड स्टेटमेंट है कि पश्च मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। मानव मस्तिष्क को हम मुख्य 3 भागों में बांट सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोरहेड। और इसमें फिर हर पार्ट के अलग अलग सब पार्ट्स है। तो अग्र मस्तिष्क जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, स्टेटमेंट गलत है। अग्र मस्तिष्क जो है वो सोचने का मुख्य भाग होता है, ये बात इसके लिए सही है। पश्च मस्तिष्क सोचने का मुख्य भाग नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों उल्टे लिखे हुए। अग्र मस्तिष्क सोचने का मुख्य भाग होता है और इसके अलावा और भी यहाँ पर एक्शन या क्रियाएं होती है। पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी, पूर्ण रूप से तो नहीं है लेकिन फिर भी उत्तरदायी है। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। थोड़ी इनके बारे में बात करते हैं। देखो उपयुक्त दोनों में से कोई भी सम्मिलित नहीं है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग है वो अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। ग्राही से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, वहाँ से जो संवेदी सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र अग्र मस्तिष्क में होते हैं। जैसे नाक से, घ्राण इंद्रिया से, या चक्षु इंद्रिया से, आंखों से, या त्वचा से, या कानों से जो भी संवेदी आवेग आते हैं वो प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अग्र मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सूंघने, सुनने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। कुछ जटिल संवेदनों को ये जानने के लिए कि जैसे कि मान लो पेट पूरा भर गया है, भूख से संबंधित के केंद्र भी अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग के रूप में होता है। तो भूख से संबंधित केंद्र भी होता है। सूंघने, देखने यानी जो घ्राण इंद्रियां हैं वहाँ से आने वाले जो उनका सेंस करने वाले, उनको एनालिसिस करने वाले जो पार्ट है वो यहाँ पर होते हैं अग्र मस्तिष्क में। अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये दोनों अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है हमारी, जिन पर हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता, उनके लिए, जैसे रक्त दाब, लार का आना, वमन, उल्टी होना, ये पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। कुछ क्रियाएं जैसे कि एक सीध में साइकिल चलाना या चलना, एक पेंसिल को उठाना आदि पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संभव हो पाते। तो पश्च मस्तिष्क का जो भाग है अनुमस्तिष्क, वहाँ से ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाली एक्शन सब वहाँ से नियंत्रित होती है। ये अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में न तो तंत्रिका होती है और न ही पेशियां होती है।
जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित कर सकते और नहीं संचारित कर सकते। इनमें से कौन कौन सा सही है? दोनों स्टेटमेंट को एक बार से फिर से देख लेते हैं। पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र है और न ही पेशियां हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र है और न ही पेशियां, ये जंतुओं में होती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जंतु कोशिकाएं सतत यानी कंटिन्यूसली विद्युत आवेश न तो जनित कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है, और न ही इनका संचारण कर सकती है, इनको भेज सकती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थोड़ी सी इनके बारे में बात करेंगे। दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों, सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, दोनों सही है। मनुष्य की हमारे शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, परंतु पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां होती है। जंतु कोशिकाओं में सूचनाओं के संचरण के लिए विद्युत आवेश एक उत्तम साधक है, लेकिन विद्युत आवेश की कुछ सीमाएं होती है। सर्वप्रथम तो यह है कि वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगे जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हुई है, तो उन्हीं कोशिकाओं तक ये विद्युत आवेश के द्वारा संदेशों का भेज सकते हैं। दूसरा है कि एक बार यदि कोशिका में आवेश जनित होता है और संचारित होता है, तो पुनः नया आवेश जनित करने में, उसे संचारित करने के लिए कोशिका को कुछ समय लगेगा। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है और तंत्रिका कोशिकाओं में जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट होता है वो सूचनाओं को ग्रहण करता है, और पीछे की साइड में जो एक्सॉन वाला पार्ट है, यहाँ फिर जब सूचनाओं का संचार होता है तो जैसे मान लो इनमें ध्रुवण और ध्रुवीकरण होता है। जैसे मान लो बाहर की तरफ प्लस, अंदर की तरफ माइनस चार्ज होता है जब इसमें सूचना नहीं बह रही है। लेकिन अब इसने कुछ सूचना ग्रहण की, आगे इसको भेजना है, तो उसका विध्रुवीकरण होता है, यानी अंदर की तरफ प्लस चार्ज और बाहर की तरफ माइनस नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब वापस अगली सूचना भेजने के लिए इसका पुनर्विध्रुवीकरण होना जरूरी है। जैसा पहले चार्ज था अंदर माइनस और बाहर प्लस, ऐसा होना जरूरी है। तो इसके लिए कुछ समय इसको लगता है। अतः जंतु कोशिकाएं सतत आवेश न तो जनित कर सकती है और न ही संचारित कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्लांट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि कौन से या कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है कि छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है, जो कि इनकी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, उपयोगी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पादप स्पर्श जैसे उद्दीपन की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचालित करने के लिए विद्युत रसायन साधनों का उपयोग करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है पादप कोशिकाओं में गति के लिए जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन होते हैं। तो अब इनमें से कौन कौन सा सही है? देखो, पहला स्टेटमेंट की बात करते हैं कि छुई मुई की पत्तियों में स्पर्श की क्रिया से बहुत तेजी से गति होती है। बिल्कुल सही बात है। जो इनकी वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है, ये गलत बात है। छुई मुई की पत्तियों में स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से अनुक्रिया होती है, लेकिन इस अनुक्रिया का, स्पर्श की अनुक्रिया का इनकी वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। ये वृद्धि से स्वतंत्र है। दूसरा है कि पादप स्पर्श जैसे उद्दीपन की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचालित करने के लिए विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिकल साधन का उपयोग करते हैं। ये स्टेटमेंट भी ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तीसरा है पादप कोशिकाओं में गति के लिए जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। जंतु कोशिकाओं की भांति इसमें विशिष्ट प्रोटीन नहीं होते, बल्कि ये अपनी कोशिकाओं में जल की मात्रा को कम या अधिक करके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करती है। थोड़ा सा बात करते हैं। स्टेटमेंट केवल दूसरा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है, परंतु इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पादप भी स्पर्श जैसे उद्दीपन की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचालित करने के लिए विद्युत रसायन साधनों का उपयोग करते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि मानव पादप कोशिकाओं में गति के लिए जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन तो नहीं होते, जैसा वहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं एक्टिन और माइसिन, और वो प्रोटीन यहाँ नहीं होते, अपितु जल और की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देती है। इस कारण फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। तो ये जल की मात्रा को कम या कोशिका में अधिक करके जो है क्रिया करती है और इनकी आकृति बदल सकती है, जैसे चुई मुई के पौधे में होता है। तो चुई मुई के पौधा इन्हीं विधियों का प्रयोग से स्पष्ट जैसे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पादप हार्मोन दिए हुए और सूची 2 में इनके प्रभाव दिए हुए। हमें पता करना है कि किस पादप हार्मोन का क्या प्रभाव है। तो एक बार बात करते हैं। देखो, सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक, ये प्लांट हार्मोन है। पौधों में
जो नियंत्रण और समन्वय है उसमें इन हार्मोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये 4 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन जो है, इस ऑक्सिन हार्मोन का पौधे की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। ये प्रौढ़ के शीर्षस्थ भाग में पाया जाता है और प्रकाश की तरफ पौधे का एक तरफ मुड़ जाना भी इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। और जो टेंड्रिल होते, तंतु जो होते हैं जिसके सहारे से प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिबरेलिन हार्मोन जो है वो तने की वृद्धि करने वाला हार्मोन है, तने की वृद्धि करता है ये जिबरेलिन हार्मोन। साइटोकाइनिन, साइटो से सेल डिवीजन याद रख लो, साइटो से सेल डिवीजन, कोशिका वृद्धि को प्रमोट करने वाला, बढ़ाने वाला। और एब्सिसिक एसिड जो है ये मंदक हार्मोन होता है जो वृद्धि का रिटार्डेशन करता है, वृद्धि को कम कर देता है। इसकी वजह से पत्तियों का झड़ना, फलों का पकना, इस तरह की चीज़ें होती है। तो अब इनके बात करते हैं। देखो, ऑक्सिन हार्मोन का काम है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होना। तीसरा स्टेटमेंट ऑक्सिन से संबंधित हो गया। और जिबरेलिन हार्मोन तने की लंबाई में वृद्धि करना, चौथा ये जिबरेलिन का काम हो गया। और वृद्धि का संदमन करना, रिटार्डेशन करना, ये एब्सिसिक एसिड का काम है। एब्सिसिक एसिड की वजह से वृद्धि कम हो जाती है। और पहला कोशिका हार्मोन, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, ये साइटोकाइनिन का काम है। साइटोकाइनिन की वजह से कोशिका विभाजन का प्रेरण होता है। थोड़ी बात करते हैं। देखो, जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो ऑक्सिन हार्मोन का संश्लेषण प्रौढ़ के अग्रभाग टिप में होता है। ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सिन विसरित होकर प्रौढ़ के छाया वाले भाग में आ जाता है, छाया वाले भाग में चला जाएगा। तो छाया वाला भाग जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ उस भाग की जो है वृद्धि अधिक होगी, और उसके अपोजिट वाले पार्ट जो प्रकाश की तरफ है उस पार्ट की वृद्धि कम होगी। तो जिस पार्ट की वृद्धि ज़्यादा होगी छाया वाले की, वो कम यानी प्रकाश वाले की तरफ झुक जाएगा। अतः प्रौढ़ के प्रकाश से दूर वाले भाग में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। अतः प्रकाश पौधा जो है प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। जिबरेलिन ऑक्सिन की तरह ही कई हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है, और एब्सिसिक अम्ल जो है ये हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, रोकता है, और पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 हार्मोन के नाम दिए हुए, एड्रेनालिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त हार्मोन में से कौन सा या कौन से हार्मोन जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर वाली स्थिति में शरीर को निपटने में सहायक है। केवल 1, 2 और 3, या 2 या 1, 2, 3। तो देखो, ऐसी सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन हम कह सकते हैं। ऐसे आपातकाल के स्थिति में शरीर को तैयार करने वाला जो हार्मोन है वो हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन है। और ये एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होते हैं। 2 तरह के हार्मोन यहाँ से स्रावित होते हैं, एक एड्रेनालिन और एक नोर एड्रेनालिन या नोर एड्रेनालिन हार्मोन होते हैं। दोनों का प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होता है। और ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये लैंगिक हार्मोन है, लिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन नर जनन हार्मोन है और एस्ट्रोजन मादा जनन हार्मोन है। एड्रेनालिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, और ये इसका काम होता है ट्रिपल एफ। ट्रिपल एम का मतलब फाइट, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर इन डर वाली सिचुएशन में इस हार्मोन का स्रावण अधिक होता है, और फाइट एंड लड़ाई के समय जब लड़ते हैं तब ज़्यादा, और फ्लाइट यानी भाग जाना, जैसे मान लो कुत्ता पीछे भागता है और आदमी तेज़ी से भागता है, तो उस सिचुएशन में तो ये हार्मोन एड्रेनालिन के काम है। थोड़ी बात करते हैं इनके बारे में। देखो, मनुष्य सहित अनेक जानवरों में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को इस आपात स्थिति में निपटने से तैयार करने के लिए एड्रेनालिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रेनालिन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। अब ये किस तरह से काम करता है, इसके मैकेनिज्म की थोड़ी बात करेंगे। कि हृदय सहित ये अन्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों तक कार्य करता है। इसके कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे हमारी पेशियों को अधिक रुधिर की आपूर्ति होती है। यानी ये किस तरह से शरीर को तैयार करता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिससे पेशियों को ज़्यादा ऑक्सीजन वाला रक्त मिलेगा। पाचन तंत्र और त्वचा से रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। पाचन तंत्र, पाचन का काम रुक जाएगा, रुधिर की तरफ रुधिर की आपूर्ति कम होके जो रुधिर की आपूर्ति है वो पेशियों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है।
क्योंकि इन अंगों से छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है और ये रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की तरफ, हाथ पैरों की पेशियों की तरफ मोड़ देता है। डायफ्राम और पसलियों के पेशी के संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है। डायफ्राम और पसलियों की पेशियों में संकुचन अधिक होता है, इससे श्वसन दर बढ़ जाती है और इस वजह से अधिक श्वसन की क्रिया होने से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ये सभी क्रियाएं मिलकर जंतु के शरीर को आपात स्थिति से लड़ने के लिए तैयार करती है। और ये हार्मोन, जंतु हार्मोन, शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है, जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का मुख्य मार्ग है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत सारी होती है, जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, मस्तिष्क में होती है दोनों ग्रंथियाँ ये। थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन गले में, फिर थाइमस, एड्रेनलिन, ये ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, और टेस्टिस और ओवरी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, परंतु इनका लड़ने और भागने की स्थिति में कोई सीधा संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 हार्मोन और ग्रंथियां और उनसे हार्मोन की बात की गई है। हमें बताना कि कौन से सही सुमेलित है। आउटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। और अग्नाशय पेंक्रियाज का हार्मोन है इंसुलिन। कौन सा सही है? पहला दूसरा, दूसरा या पहला और तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा? सही आंसर है पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। आउटू ग्रंथि थायराइड ग्रंथि का हार्मोन थायरोक्सिन है, जो आयोडीन से जिसका संश्लेषण होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, इसका हार्मोन है जीएच वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो वृद्धि का नियमन करता है। और अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो रक्त में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है, रक्त शर्करा के का मेंटेन करता है। सभी सही सुमेलित है, थोड़ी बार कर लेते। थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण आउटू ग्रंथि द्वारा होता है, इसके लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन, थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, इससे वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही ये शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है तो गोइटर से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। तो ये हार्मोन जो है थायरोक्सिन हार्मोन, ये आयोडीन से संश्लेषण होता है। आयोडीन की कमी होने से, इसकी कमी से होने वाला रोग गोइटर रोग या गलगंड रोग या घेंगा रोग कहते हैं, ये हो सकता है। इसमें गला फूल जाता है, सूज के लटक जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, गोइटर ज़्यादा होती है। ये हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। बाल्यकाल में उसकी कमी की वजह से बौनेपन का कारण बनता है। तो जाइजाइंटिज्म और जो ड्वाफिज्म, वो दोनों इसी की वजह से होते हैं। अधिक श्रवण से दैत्याकार शरीर हो सकता है, और कम बाल्यकाल में इसकी कम श्रावण से बौनेपन का कारण ये बनता है वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि का। और इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय से होता है। अग्नाशय अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है, और यहाँ से ग्लूकेगोन और इंसुलिन दोनों हार्मोन पाए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और ग्लूकेगोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। ये रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने में सहायता करता है। यदि ये उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता, इसकी कमी होती है, तो शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है रुधिर में, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाएगी, और ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी तो वो रक्त में पड़ी रहेगी एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। तो ये इंसुलिन हार्मोन का काम है। तो ये कंट्रोल ऑन कोऑर्डिनेशन पर कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया। एक वीडियो और इस पर मैं लेकर आ रहा हूँ, अगला वीडियो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पर, उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, दोबारा डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए इस चैनल पर। जय हिंद।